विशेषण से संबंधित प्रश्न होंगे। और ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न बनेगा और हर प्रश्न को मैं कोशिश करता हूं कि आपको डिस्क्राइब भी करता चलूं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत और डर वाली बात नहीं। पहला प्रश्न कहता है सही संयोजन चुनना है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। छात्र उत्तर लिखकर जमा करता है, यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? वह सुनते ही चुप हो गया, पक्षी चहचहाते हैं, लिखता हुआ बच्चा मुस्कुराया। तो सबसे पहला देखते हैं, छात्र लिखकर जमा करता है और वह सुनते ही चुप हो गया। इसमें अगर देखें छात्र लिखते ही जमा करता है तो यह क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया विशेषण। लिखकर जमा करता है, जैसे मैं कहता हूं कर या कर के, दो शब्द मैंने बताए थे, कर या कर के जहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं वह पूर्वकालिक क्रिया विशेषण है, यानी समय का गैप होगा। सुनते ही, देखते ही, ते ही जहां पर प्रयोग हो जाए वह क्या है? वह तत्कालिक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, मतलब तुरंत ही, जैसे शिकारी को देखते ही शेर पेड़ पर चढ़ गया। तो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो सबसे पहले तो मैं मिला देता हूं, छात्र उत्तर लिखकर जमा करता है, यह पूर्वकालिक क्रिया विशेषण। सुनते ही चुप हो गया, तत्कालिक क्रिया विशेषण। पक्षी चहचहाते हैं, चहचहाते हैं, यहां पर पूछा है कि ये चहचहाते किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो हमने इसको देखा था कि जब कोई वास्तविक शब्द न हो, मतलब वास्तविक जो है क्या बोलते हैं, वास्तविक क्या बोलते हैं उसको, क्रिया विशेषण बोल दिया क्या? क्रिया पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे थे तो हम पूर्वकालिक क्रिया और ये तत्कालिक क्रिया। हमने जब देखा जैसे खट खट से खटखटाहट, इसका मतलब वो क्या है कि एक आभासी शब्द है, और आभासी शब्द को जब हम कोई क्रिया बना लेते हैं, जैसे थप थप से थपथपाहट, तो वो होता है अनुकरण। अनुकरण कहने का मतलब होता है नकल। लिखता हुआ बच्चा मुस्कुराया, यानी कृदंत क्रिया। तो ये हो जाएगा, इसका जो भी उत्तर होगा वो होगा, इस प्रकार से मिलेगा। दूसरे प्रश्न पर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया की सही अवधारणा किसमें निहित है? पहला कथन कहता है, आपको उत्तर पता चल गया होगा, हर प्रश्न बनेगा, टेंशन मत लो। पहला कथन कहता है निम्नलिखित में से क्रिया की अवधारणा किसमें निहित है? क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराती है, बिल्कुल सही है। क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है, बिल्कुल सही है। क्रिया सदैव कर्ता पर निर्भर होती है, नहीं, क्रिया कर्ता पर निर्भर नहीं होती। कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, तो भी क्रिया का उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा कथन गलत है? प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। हाँ होती है, जैसे मैं, वह बच्चे को चलाती है, वह उससे पत्र लिखवाता है, बच्चे को, कर्म तो हमेशा होगा ही, तो बिल्कुल सही हो गया। मतलब ये नहीं होगा, ये सही कथन है, गलत कथन ढूंढना है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, भी सही है। नाम धातु क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य तथा दूसरी रंजक होती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें तो हमने देखा पहली क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, नाम धातु क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है, इसको हमने अंतर को भी स्पष्ट किया था। नाम धातु क्रिया दो क्रियाओं के योग से नहीं बनती, बल्कि एक और क्रिया का हमने जो उदाहरण लिया था, क्या था वो? नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया जो हमने पढ़ा था, वह दो क्रियाओं के योग से बनती है,
नाम धातु क्रिया दो क्रियाओं के योग, नाम बोधक भी दो क्रियाओं के योग से नहीं बनती, तो यानी ये भी गलत हो गया, यही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो मिलता जुलता, जहां पर दो प्रकार के वाक्य, दो प्रकार की क्रियाएं एक साथ आती हैं, या जो एक समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ आती हैं, तो वैसे क्रिया को हम पुनरुक्त क्रिया के अंतर्गत देखते हैं। और हम इसको पढ़े थे, मेरे ख्याल से जो संयुक्त क्रिया है उसका अंतिम नंबर पॉइंट हमने यही पुनरुक्त क्रिया पढ़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जोड़ी मिलाइए, आप लोग भी मिला के देखिए, मैं भी मिलाता हूं। 5वां, मां आया से बच्चे को सुलवा रही है, किस प्रकार की क्रिया है? मां आया से बच्चे को सुलवा रही है, अगर मां बच्चे को सुला रही है तो वह हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक बोल रहा हूं, प्रेरणार्थक क्रिया। और अगर सुलवा रही है तो भी प्रेरणार्थक है, लेकिन सुला रही है तो प्रथम प्रेरणार्थक, सुलवा रही है तो द्वितीय प्रेरणार्थक, तो ये हो गया। दूसरा कहता है राम सेब खाता है, ये किस प्रकार का क्रिया है? इसको अभी देख लेते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक तो नहीं है, बच्चा रो रहा है, मां बच्चे को सुला रही है, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। सेब आम खाता है, तो इसमें सेब जो है वो कर्म है तो सकर्मक हो गया, बच्चा रो रहा है कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गया, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सा है? वह राम को पुस्तक देता है, वह राम को सुलाता है, मैं अभी घर नहीं जाएगी, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। क्या होगा बता? दो कर्म होने चाहिए। चलिए देखते हैं, नीचे से देखते हैं। आज तो खाना खाना ही पड़ेगा, तो ये तो नहीं है, ये अगर अभी देखेंगे ही पड़ेगा, खाना, ये तो नहीं होगा, एक ही है, एक ही कर्म है, सॉरी खाना एक ही कर्म है ना इसमें। दूसरा देखें, मैं अभी घर नहीं जाएगी, इसमें कौन सा कर्म है? एक ही कर्म है। दूसरा देखें, वह राम को सुलाता है, सुलाता है तो राम को सुलाता है, इसमें भी एक ही कर्म है, राम, ठीक। वह राम को पुस्तक देता है, तो पुस्तक एक कर्म हो गया, राम दूसरा कर्म हो गया, तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया में हम लोग ये भी देखे हैं कि दूसरा क्रिया जो होता है वो, जो प्रथम क्रिया जो होता है वो गौण होता है और विभक्ति सहित होता है, तो ये प्रथम क्रिया जो है राम, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको गौण क्रिया के रूप में देखेंगे, सेकेंडरी क्रिया है और को लिखा है, विभक्ति लगा है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। नाम धातु क्रिया संयुक्त क्रिया का ही एक प्रकार है? नहीं, नाम धातु क्रिया अलग है। जिस नाम धातु क्रिया के बारे में हमने पढ़ा है कि नाम धातु क्रिया क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनते हैं, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जबकि संयुक्त क्रिया क्या है? जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो, जैसे राम चला गया, तो चला और गया दो क्रियाएं हैं, तो उसको हम संयुक्त क्रिया में लेते हैं। नाम धातु क्रिया जो है अलग ही क्रिया है, जो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर उपयोग होते हैं, यानी यह कथन गलत हो गया। दूसरा कारण देखते हैं, क्योंकि नाम धातु क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़कर बनती है, तो यह तो सही है भाई, लेकिन यही गलत हो गया, तो उसका जो सही डिस्क्राइब करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा कि कथन तो गलत हो जाएगा, लेकिन कारण जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, तुरंत बन जाना चाहिए, क्योंकि पूरा पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्रिया विशेषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कहता है क्रिया विशेषण विकारी शब्दों में आते हैं क्योंकि वाक्य के रूप में बदलते हैं। नहीं बदलते, धीरे धीरे, धीमे, ताजा सब क्रिया विशेषण के रूप है, लेकिन वो बदलते नहीं। दूसरा कहता है क्रिया विशेषण लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। नहीं होते, क्योंकि अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं तो किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्रिया विशेषण केवल संज्ञा की विशेषता बताते हैं। नहीं, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की नहीं बताते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है गलत कथन बताना है। पूर्वकालिक क्रिया में प्रयुक्त कर या कर के रूप धातु को असमापिका क्रिया में परिवर्तित करता है। असमापिका क्रिया में परिवर्तित करता है। जैसे मैं प्रयोग करता हूं वह पूजा करके खाना खाएगा, या फिर वह पूजा करके खाना खाता है। खाता है तो आखिरी में आ गया क्या, है, यानी सहायक क्रिया। आखिरी में आना चाहिए क्या, क्रिया, तब होगा समापिका। तो अगर कर या करके शब्द प्रयोग करेंगे तो आखिरी में जो है या तो सहायक क्रिया आएगा या फिर कुछ और आएगा, लेकिन क्रिया नहीं आएगा। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। जैसे 10 बजते ही वह चला गया, चला गया, दो है, चला एक क्रिया हुआ और गया दूसरा क्रिया। तो यह सही है, बिल्कुल। गलत कथन बताना है। सजातीय क्रिया में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा क्रिया का वास्तविक कर्म नहीं होती। बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है नामिक क्रिया में प्रयुक्त होना, देना, पढ़ना सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। नहीं आते, तो यही गलत हो गया। समस्त क्रिया में दोनों धातुओं का स्वतंत्र अर्थ सुरक्षित रहता है। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीजी व्यापक में पूछा गया 2014। वह इस तरह चल रहा है जैसे उसे पांव में चोट लगी हो। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का भेद पहचानना है। क्रिया विशेषण का भेद पहचानना है, यहां पे छूट गया। ठीक, वह इस तरह चल रहा है जैसे उसके पांव में चोट लगी हो। तो इसमें क्रिया विशेषण का अगर भेद पहचानना है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्या होगा। सर्वनामिक क्रिया विशेषण ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं है, गुणवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं पढ़े हैं। इस तरह चल रहा है, चलने का प्रक्रिया बता रहा है, चलने की रीति बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बस कंसेप्ट क्लियर है तो आसान है। कौन सा कथन सही है। सकर्मक क्रिया का निर्धारण केवल धातु के स्वरूप से होता है। नहीं होता है। सकर्मक क्रिया का निर्धारण होता है कि उसमें कर्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसका धातु के स्वरूप से नहीं होता। दूसरा कहता है अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। नहीं, सकर्मक क्रिया में पड़ता है, अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ जाता है। द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म प्राणीवाचक तथा गौण क्रम प्राणीवाचक होता है। कह नहीं सकते। वह फिनाइल से पोछा लगा रही है तो उसमें दो कर्म है, फिनाइल और पोछा। तो फिनाइल भी अप्राणीवाचक है और पोछा भी अप्राणीवाचक है, तो यह भी गलत हो गया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भेद क्या, किसे, किसको प्रश्न से पहचाना जा सकता है। करके देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं वह आम खाता है, खुद से भी करके देख सकते हैं। वह आम खाता है, इसमें कर्म है आम। पूछते हैं वह क्या खाता है, आम हो गया। वह किसे खाता है, आम। वह किसको खाता है, आम। उत्तर हो गया सही, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न ऊपर आ जाएगा क्या, चलो इसको पहले छुपा लेता हूं। इसका नीचे नहीं किया, चलो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं है का मतलब हर वाक्य मतलब जो वाक्य, एक वाक्य होगा जो सकर्मक क्रिया होगा, बाकी सब अकर्मक क्रिया होंगे। तो कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है।
तो पहला कहता है वह आए तो मैं जाऊं, दूसरा कहता है तोता वृक्ष पर बैठा है, तीसरा कहता है गीता ने पुस्तक पढ़ी, चौथा कहता है तुम वहां अवश्य गए होगे। तो पहला देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, किसी प्रकार का कोई कर्म है क्या? नहीं, किसी पर कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तोता वृक्ष पर बैठा है, तो वृक्ष पर तो बैठा है, लेकिन ये भी नहीं होगा। अगला कहता है गीता ने पुस्तक पढ़ी, ये हो जाएगा, गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का प्रभाव कर्म यानी पुस्तक पर पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता है, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होते हैं। मैं पढ़ाने में भूल गया हूंगा, लेकिन इस लाइन को याद रखिए, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होते हैं। आप कोई भी प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक कोई भी उपयोग करके देखिए, वहां एक आपको कर्म मिल जाएगा। ठीक, तो प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होते हैं, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य होता है। तो हां, बिल्कुल होता है, इसलिए दोनों कथन कारण सही है। लेकिन व्याख्या करता है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होते हैं क्योंकि नहीं, ये तो नहीं है, इसीलिए सकर्मक होते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी संरचना की वजह से सकर्मक होते हैं, सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 पीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, कहता है किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कुल मिला के पूछना चाहता है कि द्विकर्मक क्रिया कौन सा है। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, ये तो पहली बात तो अकर्मक क्रिया ही है, नाच रहा है, खुद नाच रहा है, कोई पर फर्क नहीं पड़ रहा। महेश रुग्ण हो गया, ये भी अकर्मक क्रिया है। राम ने रावण को मारा, यह है सकर्मक क्रिया, लेकिन राम ने रावण एक ही है, तो एक कर्मक क्रिया हो गया, यानी ये नहीं होगा। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो ममता कर्ता हो गई, कुत्ता पहला कर्म हो गया, रोटी दूसरा कर्म हो गया, यानी ये हो गया द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया अर्थ में विशेषता जोड़ती है। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया गौण होती है, मतलब वो होती है, क्या बोलते हो, रंजक क्रिया होती है। ठीक, तो ये तो मेरे ख्याल से संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया अर्थ में विशेषता जोड़ती है। चलो देखते हैं, पहले तो एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं, ये अभी थोड़ा शक वाला है। ठीक, दूसरा देखते हैं, नाम धातु क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। नहीं, दो क्रियाओं के योग से नहीं बनती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि पहला संज्ञा सर्वनाम या विशेषण होगा, उसमें प्रत्यय लगा करके बनेगा, और एक होता है जिसको कहते हैं नाम बोधक क्रिया, जिसमें क्रिया या संज्ञा या विशेषण होगा, और उसमें मतलब संज्ञा या विशेषण होगा और उसमें हम कोई क्रिया जोड़ेंगे, तो फिर हम उसको बोलेंगे नाम बोधक। नाम धातु में क्या है, तो कोई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण होगा, या और उसमें कोई प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाएगा, तो दो क्रियाओं के योग से बनती है, तो नहीं होगा। तो मतलब कहना यह चाहता हूं कि दो कहीं पर भी नहीं होगा, तो दो इसमें नहीं होगा, दो इसमें नहीं होगा, दो इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का होता है, मतलब तीन भी होगा ही होगा, तो यही होगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया अर्थ में विशेषता जोड़ती है। इसको थोड़ा देखते हैं। कथन एक पूर्णतः सही, क्योंकि संयुक्त क्रिया में मूल विशेषता यही होती है कि इसमें पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया रंजक होती है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता, पूर्णता या भावात्मक विस्तार जोड़ती है, जैसे खा लिया, जा चुका, गिर पड़ा। अच्छा, इसलिए लिया, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीजीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सकर्मक क्रिया है, वो बताना है। देखिए, बताइए, तो आसान है, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राम दौड़ा, खुद ही दौड़ रहा है, कोई कर्म नहीं है। मैं रुक गया, कोई कर्म नहीं है। उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, कोई कर्म नहीं है। उसने कार बेच दी, उसने
कार एक कर्म हो गया, बेचना दूसरा कार्य क्रिया हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में द्विकर्मक क्रिया पहचानना है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, एक ही क्रिया हो, एक ही कर्म हुआ, तो गलत। सीमा फूल तोड़ रही है, फूल एक ही क्रिया हुआ, तो गलत। अध्यापक छात्र को गणित पढ़ा रहे हैं, तो यह छात्र और गणित दो हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, कहीं पूछा होगा किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में सकर्मक अकर्मक है, सकर्मक है, अकर्मक सकर्मक दोनों है, अकर्मक और सकर्मक दोनों नहीं है, क्या है? तो या तो अकर्मक क्रिया होगा या तो सकर्मक क्रिया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा उत्तर। वैसे इसका उत्तर आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। मैं अपना सिर खुजाता हूं, मैं करता हूं, अपना सिर खुजाता हूं, खुजाने का प्रभाव सिर पर पड़ रहा है, इसका मतलब यह हो गया सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप चाहें तो इसको अकर्मक क्रिया में भी ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे, अगर एक आदमी को मैं यहां पे फोटो बनाता हूं, एक आदमी का फोटो बनाया मैं ऐसा, ठीक। अब इस आदमी के सिर को खुजाया, मतलब ये आदमी, इसका जो खुजाने का क्रिया का कर्म का जो प्रभाव है, मतलब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? इसी आदमी पर पड़ रहा है। तो सिर भी उसी आदमी का भाग है, तो ये अकर्मक क्रिया भी हो सकता है। लेकिन अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखें, समझ से हटा दें, किसी रूसी का है नहीं है, इसको हटा दें, तो फिर हम इसको सकर्मक क्रिया के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कथन कारण वाला प्रश्न है। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग वाक्य में केवल क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग वाक्य में, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग वाक्य में केवल क्रिया विशेषण का कार्य करता है। नहीं, पूर्वकालिक क्रिया में नहीं होता, वो संयोजित वाले में होता है, तो ये तो गलत है। क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न किया जाए बोध कराती है, बिल्कुल सही है, मतलब कारण तो सही है। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग वाक्य में केवल क्रिया विशेषण, नहीं, केवल क्रिया विशेषण, केवल लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? नाव डूब गई, छात्र हंसने लगे, उसने भोजन परोसा, बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे। बताइए कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है? तो उसने भोजन परोसा, परोसना एक कार्य हुआ, क्रिया हुआ, और कर्म क्या हो गया? भोजन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्यापम का प्रश्न है, वह यहां प्रायः आया जाया करता है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? आवश्यकता बोधक नहीं है, पूर्वकालिक नहीं है, अनुमति बोधक नहीं है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है, बिल्कुल, दो बार आया और जाया सेम प्रकार की ध्वनि का उपयोग हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें जोड़ी मिलाना है हमको। चलिए मिलाइए जोड़ी, मिला के देखिए एक बार, मन लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए, बच्चा रोने लगा, मैं पढ़ सकता हूं, वह खाना चाहता है, यह काम मुझे करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ेगा, इसका मतलब आवश्यकता बोधक है, मतलब डी का एक हो गया। दूसरा, मैं खाना खाना चाहता हूं, मतलब इच्छा बोधक है। मैं पढ़ सकता हूं, मतलब शक्ति बोधक है। बच्चा रोने लगा, मतलब प्रारंभ बोधक है, शुरुआत हो गई, ठीक। तो ये हो जाएगा जो भी इसका ऑप्शन नंबर ए बी जो भी होगा ऑप्शन मिला लीजिएगा, मैं मिला दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को पहचानना है। मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी, कैसा होगा? अवकाश बोधक, अभ्यास बोधक, आरंभ बोधक या इच्छा बोधक, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23। अर्थ की दृष्टि से प्रयुक्त क्रिया को पहचानना है। मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी, कैसा होगा? अवकाश हुआ क्या? कोई रोक हुआ? नहीं हुआ। अभ्यास हुआ क्या? नहीं हुआ। इच्छा तो है ही नहीं, आरंभ बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। विकारी कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ लिए हैं विकारी कृदंत। एक तो वर्तमान काल, भूतकाल, और एक
पूर्वकालिक और एक तत्कालिक, 4 प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी देखे होंगे कितना प्रश्न बना कितना नहीं बना। बाकी क्लास को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। नमस्कार, जय हिंद।